हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम अपनी नई वीडियो में पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि क्या है पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस और क्या है करंट सिचुएशन पाकिस्तान की और क्यों ये इकोनॉमिक क्राइसिस अराइज हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्क्रीन पे आप एक आदमी की फ़ोटो देख रहे होंगे। ये एक्चुअली इनके प्लानिंग मिनिस्टर हैं, एहसान इकबाल। तो इन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया था अपनी पब्लिक को। तो एक बार आप प्लीज़ एक बार इस स्टेटमेंट को सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। सो गाइस, कुछ दिनों पहले ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और इसमें आपने सुन ही लिया होगा कि उनके प्लानिंग मिनिस्टर अपनी पब्लिक से टी के कंजम्पशन पर कट लेने को कह रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको शायद डर था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बिल्कुल श्रीलंका की प्रेजेंट सिचुएशन जैसी हो जाए, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। सो हालत इतनी ख़राब हो गई है कि इनके पास बुक्स प्रिंट कराने के लिए पेपर नहीं है। 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस 233 रुपीज़ पर लीटर पहुंच गई है और आईएमएफ ने इनको सजेस्ट किया है कि इस साल ये अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोक दें। सो इज़ दिस द एंड ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी? सो गाइस, अब जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब क्यों हुई और इंडिया इससे क्या एक लेसन ले सकता है। सो इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआती दौर में 1947 में पाकिस्तान जो है इंडिया से काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा था। ये थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है, बट हकीकत यही है। और सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि साउथ एशियन इकोनॉमी की जो एवरेज थी उससे 2% फास्ट ही ग्रो कर रहा था। और साउथ एशियन कंट्रीज़ में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पाकिस्तान बन रहा था। लेकिन प्रॉब्लम फिर आई कहाँ? 1958 में पाकिस्तान में कई सारे चेंजेस आए और इन चेंजेस में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी चेंजेस आए, जैसे कि काफ़ी सारे फंडामेंटल बदलाव हुए। और इस सब के ज़िम्मेदार थे एक आदमी, वो थे फील्ड मार्शल अयूब खान। अयूब खान वैसे तो कोई बाय प्रोफेशन पॉलिटिशियन नहीं थे, वो तो बाकायदा पाकिस्तान के पहले नेटिव कमांडर इन चीफ थे। और जैसे जैसे लेकिन टाइम आगे बढ़ता गया, पॉलिटिशियंस और आर्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, जिसकी वजह से अयूब खान ने वहाँ तख्ता पलट कर दिया और वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बन गए। इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई। मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो सालाना 8% से भी ज़्यादा की स्पीड से उस तेज़ी से वो बढ़ रही थी। बड़े बड़े डैम्स क्रिएट हुए, बहुत सारे बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बने। बट द रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशन, ऐसी एक कहावत है ना। तो इसका मेरा कहने का ये लाइन ये मतलब था कि इस सब डेवलपमेंट के लिए जो इतनी तरक्की कर रहा था पाकिस्तान, इसके लिए पैसा आ कहाँ से रहा था? पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस थे या जो भी वहाँ पे हुक्मरान थे, जिन लोगों ने भी वहाँ पे रूल किया, उन लोगों ने एक ऐसा ज़रिया अपनाया जो कि मतलब जिसका कोई मतलब एक डेड एंड होता है। वो उस रास्ते को जब भी आप कभी अडॉप्ट करते हैं तो आप कभी उस पर तरक्की नहीं कर सकते। वो था डेट, मतलब कर्जा। इंटरेस्टिंगली अगर हम जानें तो पाकिस्तान ने 22 टाइम्स आईएमएफ से लोन लिया है। और सिर्फ आईएमएफ से ही नहीं बल्कि उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से तक लोन ले रखा है। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें, लोन लेना इन इटसेल्फ कोई बुरी बात नहीं होती। हर कंट्री किसी दूसरी कंट्री से या ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है, लेकिन डिपेंड उस पर करता है कि वो जो पैसा जो उसने लोन पे लिया है वो उसे कैसे जुडिशियसली यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का केस में थोड़ा उल्टा था। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें तो आप सबसे ज़्यादा चीज़ जो नोटिस की होगी कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपनी मिलिट्री पे ही ध्यान देता है। बाकी जो उसके एजुकेशन लेवल, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर तो वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। पाकिस्तान की बेसिकली प्रायोरिटीज़ दो ही हैं, एक तो डेट रीपेमेंट और दूसरा ये मिलिट्री पे यानी कि आर्मी को डेवलप करने में खर्चा। तो ऐसे में आप देखिए कैसे किसी देश की तरक्की होगी। पाकिस्तान जो है वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को हर साल बढ़ाता जाता है, जिसमें कि उसको ये कभी समझ नहीं आया कि कभी भी किसी भी कंट्री के साथ अगर आप वॉर पे जाते हैं तो उसमें विनर कोई नहीं होता। दोनों ही कंट्रीज़ जो वॉर एक दूसरे से कर रही होती है वो दोनों ही लूज़र्स होती हैं, क्योंकि दोनों का अप टू सम एक्सटेंट नुकसान ही होता है। बट अगर पाकिस्तान अपने एजुकेशन पे या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या अपने स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देता तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके कंट्री में रहती, जिसकी वजह से वो जो उन्होंने लोन दिया वो तो वो चुका ही पाते। और एक और इंटरेस्टिंगली एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में सिर्फ 58% लोग ही लिटरेट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है पाकिस्तान की इस समय। और पाकिस्तान इसी वजह, इन्हीं सारे कारणों की वजह से इतने बड़े डेट ट्रैप के अंदर फंस गया है। अब आगे क्या है?
इस डेट ट्रैप से कैसे निकला जा सकता है, दूसरे देश से और लोन लें। ये तो बस आप वैसा ही हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मिस्टर ए के पास जाते हैं, अपना कुछ काम वगैरह आपने ऑलरेडी समझ लीजिए कोई काम स्टार्ट कर दिया, आपका उसके लिए एडिक्वेट फंड्स नहीं है, तो आपने मिस्टर ए से कुछ लोन लिया, आपने वो पैसा जो है वो अपने बिज़नेस में लगा के आपने फालतू की अपनी ऐशो आराम में, आप कहीं भी अपनी लग्जरीज़ में वो ख़त्म कर दिए पैसे, बिज़नेस आपका चला नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि अब आपको एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है ना कि आपको मिस्टर ए को पैसा लौटाना, तो कुछ टाइम बाद मिस्टर ए अपना पैसा वापस मांगते हैं। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, मिस्टर बी के पास जाते हैं और उनसे वो पैसा लेके उन पहले वाले की पेमेंट कर देते हैं। तो मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, टोपियाँ घुमा रहे हैं इधर से उधर। तो यही काम पाकिस्तान आज की डेट में करता है। तो यहाँ पर मिस्टर बी का रोल कोई और नहीं बल्कि चाइना करता है। और जब वो किसी कंट्री को लोन देता है, बेसिकली चाइना लोन देता कब है, जब कोई कंट्री को और जगहों से कहीं से भी, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, आईएमएफ से कहीं से लोन नहीं मिल रहा होता, तब चाइना उसकी मदद करने आता है। चाइना लेकिन जब भी किसी की मदद करता है तो उसके अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। उनमें से पहला ये होता है कि जहाँ पर वर्ल्ड बैंक 3 या 3.5% के इंटरेस्ट पे लोन देता है, वहाँ पे चाइना 6% पे लोन देता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो भी एज एन इन्वेस्टमेंट पैसा दिया जाता है, तो जो भी काम वगैरह यहाँ पे दिया जाता है वो सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़ को ही मिलता है। और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं वो भी ज़्यादातर चाइनीज़ ही होते हैं। अब सोचने वाली सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, एज इंडियंस हमें भी थोड़ा इसके लिए वरिड होना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया जो है वो लीज पे दे दिया गया है चाइना को, जो ये गिलगिट बल्तिस्तान वाला है, पीओके वाला, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इसमें जो हमारा नुकसान है वो ये है कि अगर आने वाले टाइम में पाकिस्तान जो है ये अपना लोन चाइना को नहीं, जो उन्होंने लिया वो नहीं उसको लौटा पाता, तो ऐसे में पूरा हथियार लेगा चाइना उस एरिया को। क्योंकि लोन का तो हमेशा यही होता है, आप अगर कोई सिक्योर्ड लोन लेते हैं, सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि आपकी वो एसेट है उसको बैंक सीज कर लेती है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि जो पीओके वाला एरिया है वो पूरा सीज कर लिया जाए और फिर वहाँ पे पूरा चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन चले। क्योंकि अगर हम वैसे कि हम जानते हैं कि पीओके का एरिया तो हमारा है, वो तो इलीगली जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो है। तो एज ए इंडियंस हमको भी इसके लिए थोड़ा वरिड होना चाहिए। और आज की डेट में पाकिस्तान के ऊपर 130 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का कर्ज़ा हो चुका है और अभी कुछ अमाउंट वापस करने के लिए ये लोग और कर्ज़ा ले रहे हैं आईएमएफ से, जो कि 6 बिलियन डॉलर्स का है। कोई भी मतलब बहुत ही छोटा सा पोर्शन है ये। और ऐसे 40 और देश हैं जिनकी 10% ऑफ द जीडीपी या उससे भी ज़्यादा चाइनीज़ लोन ही के ऊपर ही, मतलब चेक की वजह से ही मतलब चली हुई है। तो ऑफिशियल नंबर तो अभी हम किसी को भी नहीं पता हो, क्योंकि चाइनीज़ जो है अपने फैक्ट्स ज़्यादातर सही रिवील नहीं करते हैं। तो ये तो एक सीक्रेट ही है कि कितने वैसे ओरिजिनली कितने कंट्रीज़ ने उससे लोन एक्चुअली में लिया हुआ है। पीछे जो इनके प्लानिंग मिनिस्टर ने, एहसान इकबाल ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे चाय को लेकर, अब अगर हम उसे एनालाइज़ करें तो कुछ हद तक वो सही है। काफ़ी लोगों को वो फ़नी लग रहा होगा, बट वो सही क्यों है? वो सही इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा चाय इंपोर्ट करने वाला देश है। सालाना पाकिस्तान 600 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा चाय के इंपोर्ट में खर्च कर देता है। और इंपोर्ट्स करने के लिए आपको पता है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है। अभी जून के महीने में ही पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने नीचे चले गए थे, इतने लो हो गए थे कि उनके पास अगले 2 महीने के ही इंपोर्ट्स के लिए वो बचे हुए थे। तो ऐसे केस में उन्होंने और भी कई सारे मेजर्स लिए हैं जिससे कि पैसा बचाया जा सकता है। जैसे उन्होंने एनकरेज करा है दुकानदारों को कि वो रात को अपनी जो दुकानें हैं वो जल्दी बंद कर दिया करें, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बचे। फ्राइडे के दिन जितने भी लोग अपने वर्क प्लेस में जाते हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम सजेस्ट किया है। तीसरा, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अब्रॉड ट्रिप ना लेने की सलाह दी है। और चौथा, उन्होंने एक और मेजर ये लिया है कि जो भी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ या कॉलोनीज या जो भी बड़े बड़े जहाँ पे भी लोगों के घर हैं, वहाँ पे वो स्ट्रीट लाइट जो है ऑल्टरनेटिव डेज पे ही उनको ऑन करते हैं। तो ऐसे कुछ स्टेप्स इनको मजबूरन लेने पड़े, क्योंकि एक तो पैसा इनके पास है नहीं, दूसरा आज भी कई बार लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। और इसका रीज़न ये है कि अभी भी 42% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो इलिटरेट है। सो इसलिए ये मेजर्स लिए गए हैं। इससे इंडिया को क्या सीख मिलती है? इंडिया को इससे ये सीख मिलती है कि इंडिया को अपने एजुकेशन सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान जो है अपने एजुकेशन सिस्टम पे अपने बजट का सिर्फ 2.5% करता है एलोकेट,
वहीं अगर इंडिया को देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करता, वो भी सिर्फ 3.5% ही अपने एजुकेशन सिस्टम पे एलोकेट करता है। तो हम डिफरेंस देखें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ हम नज़र रखें तो वो अपने बजट का एटलीस्ट 7% तो स्पेंड करते ही करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पे। तो हमारा कंपैरिजन उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ होना चाहिए। प्लस हमें अपने कंट्री में अपॉर्चुनिटी लेवल्स को बढ़ाने के लिए भी कुछ की मेजर्स लेने चाहिए। पाकिस्तान जब से फॉर्म हुआ है 14 अगस्त 1947 से, तो आज तक जितने भी वहाँ प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उन्होंने अपना टर्म 5 ईयर का अभी तक कभी भी कंप्लीट नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर वहाँ क्या होता है, या तो वो जो मतलब प्राइम मिनिस्टर है उन्हें असैसिनेट करवा दिया जाता है, या जो उनके अपोजिशन लीडर्स हैं वही कुछ एलिगेशंस वगैरह लगा के उनकी सरकार गिरा देते हैं, या मिलिट्री कू के द्वारा जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं वो कंट्री को टेक ओवर कर लेते हैं। तो जो पॉपुलर लास्ट इंसिडेंट ऐसा हुआ था वो आपने देखा ही होगा, अभी हाल ही में इमरान खान को निकाल के वो नून लीग के शहबाज शरीफ बने हैं प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, जैसे ही वो वॉर ख़त्म हुआ था तो नवाज़ शरीफ का भी जो गवर्नमेंट है उसको गिरा दिया गया था और परवेज़ मुशर्रफ ने कंट्री को टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद हम सबको पता ही है कि नवाज़ शरीफ को एग्ज़ाइल में सऊदी अरेबिया भेज दिया गया था। तो आप इससे क्या एक कंक्लूजन आपको समझ आता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को दूर रखती है। जहाँ जो एक कंट्री एक अपनी गवर्नमेंट की 5 साल की ही गारंटी नहीं ले सकती, तो वो आने वाले 50 साल की गारंटी कैसे ले सकती है। तो इस केस में उन कंट्रीज़ का पैसा जो है वो ख़तरे में हो जाता है। इंडिया जो है प्रोडक्ट्स का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, लेकिन यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं बाहर की वो ज़्यादातर यहाँ प्रोडक्ट्स बेचने में इंटरेस्टेड रहती है रादर देन प्रोड्यूस करने में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कंट्री के जो लॉज हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया में इन्वेस्ट करना बाकी कंट्रीज़ को बहुत रिस्की लगता है, और जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी बहुत रिस्की लगता है। जो आफ्टर कोविड 2020 में जो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी चाइना से इंडिया आनी चाहिए थी, वो छोटे कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ में चली गई हैं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो है हमारे पॉलिटिशियंस का एटीट्यूड। वो क्या करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल आज एक सपोजिटली कोई गवर्नमेंट है, कल के दिन कोई नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो क्या करने उनका सारा जो ज़ोर है वो पुरानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने में लग जाता है। सपोजिटली आज इंडिया जो है कम से कम 40 किलोमीटर्स के स्ट्रेच रोज़ बनाती है। तो आप अगर देखें तो ये अपने में ही एक रिकॉर्ड है और बहुत अच्छी बात है हमारे कंट्री के लिए। लेकिन कल के दिन अगर कोई नई सरकार आ जाती तो उसका सबसे पहला काम होगा ये कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को तो पहले रुकवा देगी, और उसके बाद वो ये जस्टिफिकेशन देगी कि जो ये भी काम हो रहा था ये सब बेसलेस और मतलब सब कुछ गलत था और ये बिल्कुल यूजलेस काम हो रहा था और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह लग रहा था। तो अल्टीमेटली इसमें लॉस जो है वो प्रीवियस सरकार का नहीं होगा, वो एज अ कंट्री हम सबका लॉस होगा। तो जो काम होना चाहिए नई गवर्नमेंट का वो ना तो मतलब कंट्री की प्रोग्रेस को स्टॉप करना नहीं होना चाहिए, बल्कि कंट्री को आगे ले जाना होना चाहिए। खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपको इससे कुछ नॉलेज अच्छी खासी गेन हुई होगी अराउंड द वर्ल्ड हमारे क्या चल रहा है। और आपको ऐसे और किसी टॉपिक पर अगर हम डिस्कस आपके साथ करना चाहें तो आप हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। मैं फॉर श्योर उस पर रिसर्च करके आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा आगे आने वाले टॉपिक्स में भी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय एंड स्टडी वेल। जय हिंद।